मैंने शुरू में ही कहा था कि केजरीवाल जी भाजपा के डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो सुनिए मैंने ऐसा क्यों कहा था। भारत माता की, भारत माता की। 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरोस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। अगर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की कहीं टक्कर होगी तो कांग्रेस बीजेपी से आसानी से हार नहीं मानेगी, इसीलिए एक सेकंड पार्टी को लाया गया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। नहीं आया, लेकिन कल जो मीडिया के साथियों के साथ बदसलूकी हुई उस पे बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने आया हूँ। जय हिंद साथियों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई जादूगर मंच पर कोई चाल चलता है तो असली खेल क्या होता है? हम बस उसकी चाल में फंसकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन जो असली कहानी चल रही होती है वो हमारी आंखों से ओझल होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो एक ऐसी कहानी है जो आपको राजनीति की उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जिससे आज तक आपसे छुपाया गया। भारत माता की। अन्ना जी इस बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे? अगर आपने हिंसा किया, हाँ, जितनी भी सरकार विरोधी जो लोग सोच रखते थे वो सब उसमें सम्मिलित थे, क्योंकि लीड वो तो कर नहीं रहे थे, लेकिन उसमें कुछ सिंपैथाइजर रहते थे जो भाजपा के प्रति मुड़े हुए थे। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक राय हो सकती है, इंक्लिनेशन हो सकता है। साल 2011 का वो दौर याद है आपको जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट था। रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, हर जगह लोकपाल की गूंज थी। जनता को लग रहा था कि शायद अब भारत में बदलाव आकर रहेगा। मंच पर थे अन्ना हजारे, उनके साथ थे कुछ जोशीले युवा, जिसमें सबसे तेज चमकता हुआ नाम था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई थी उस वक्त, नारे लगाए थे। क्या वाकई ये आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था या कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश थी? क्योंकि इस आंदोलन से कांग्रेस तो बहुत ज्यादा कमजोर हुई, लेकिन भाजपा को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भाजपा तो सत्ता में आ गई, और सत्ता में ऐसी आई कि कांग्रेस बेचारी आज तक अपनी जमीन तलाश करने में लगी हुई है। कुछ समझ में आया आपकी? चलो इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। अच्छा, आपको वो चेहरे याद हैं जो हमें न्याय दिलाने वाले थे? लोकपाल बिल के समर्थन में जो चेहरे सड़कों पर उतरे थे। क्या आपको पता है आज वो चेहरे कहाँ हैं? नहीं पता ना? चलो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। कमो शुरुआत अन्ना हजारे जी से ही करते हैं। सबसे पहले अन्ना हजारे जी हैं। अन्ना हजारे जी आंदोलन के बाद कभी भी नहीं बोले, इसके बदले में उनको मिली Z+ सिक्योरिटी और पूरे देश में पहचान। अब उनको किसी लोकपाल से कोई भी मतलब नहीं है, बिल आए तो या ना आए तो कोई बात नहीं है। अब दूसरे हैं अन्ना आंदोलन के केजरीवाल जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी इस लड़ाई में जनता को अपने साथ शामिल किया था। अब इसके बदले में इनको क्या मिला? इनको मिली दिल्ली की गद्दी, और सत्ता में जैसे ही आए हैं इन्होंने लोकपाल बिल को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। दिल्ली में उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मजबूती से लोकपाल बिल की बात तक नहीं निकाली। ये अरविंद केजरीवाल जी है, और उल्टा ये खुद घोटाले में घिर गए, अभी जेल से निकले हैं। अब दूसरी है सिंघम लेडी किरण बेदी जी। आपको याद होगा ये भी अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़ी थी। उस आंदोलन के बदले में इनको भी राज्यपाल की कुर्सी मिली। ये आंदोलन के बाद में भाजपा में शामिल हो गई और ये बनी पुडुचेरी की उप राज्यपाल। आपको बता दूं ये आंदोलन सिर्फ सत्ता हासिल करने का एक जरिया था। और तीसरे आते हैं मनीष सिसोदिया जी। ये भी अन्ना आंदोलन के सिपाही थे जो शिक्षा सुधारों की बात करते थे। अब इनको भी मिली दिल्ली के उप CM की कुर्सी। जो कभी अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज खुद शराब नीति के घोटाले में जेल में जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बजाय ये खुद घोटालों में फंस चुके हैं। ये मिला है इनको भी करने का नतीजा। पांचवें हैं संजय सिंह साहब। इनको मिली राज्यसभा की सीट। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर थे, आज सत्ता आते ही चुप्पी साध ली है। जेल भी गए हैं, लेकिन भाजपा पर हमले से ज्यादा कांग्रेस को कमजोर करने पर ये भी ध्यान देते हैं। ओहो हो, ये है कुमार विश्वास साहब। इन्हें कौन भूल सकता है साहब, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बदले में ये जनाब बने आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक। हालांकि इनका ओहदा आज केजरीवाल से भी बड़ा होता, लेकिन केजरीवाल इनसे बड़े वाले निकले। केजरीवाल जी ने इनके साथ असली खेला कर दिया और इन्हें ही बेचारों
उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन अब ये बहुत जल्दी ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और इनको भी अन्ना आंदोलन का फल मिलने वाला है। और भी ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्हें अन्ना आंदोलन के बाद में बहुत कुछ मिला है, जैसे शांति भूषण साहब हैं, मधु किश्वर साहब हैं, अश्वनी उपाध्याय साहब हैं, जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे लेकिन आज ये सब भाजपा की नीतियों के बड़े समर्थक बन चुके हैं। क्या लोकपाल की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस को सत्ता से हटाने तक ही सीमित थी? क्या ये सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? मुझे बताइए, क्या ये सभी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या फिर सिर्फ कांग्रेस को हटाने के लिए एक मोहरा बन गए थे? थोड़ा और आगे चलिए, आपको विस्तार से एक चीज और बताता हूँ मैं सर। मैंने शुरू में ही कहा था कि केजरीवाल जी भाजपा के डबल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो सुनिए मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद ही इस बात को जज करना। केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा को मजबूत किया जाए, जिससे कि भाजपा अपने मंसूबों को अंजाम दे सके। और ये सत्य है। आप सोचिए, देश में अगर कोई बड़ी पार्टी है जो भाजपा को तगड़ी टक्कर दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। बाकी जो लोकल पार्टियां हैं वो क्या है, उनकी औकात क्या है? इन्हें तो बीजेपी एक सांस में खत्म कर देगी सर। संसद में एक बिल लाकर के आएगी और कहेगी एक ही बार में इन्हें खत्म करो, कोई लोकल पार्टी नहीं होगी। क्या कर लोगे आप? या किसी अन्य तरीकों से भी ये पार्टियों को खत्म कर सकती है। और ऐसा करने से बीजेपी जैसी विशाल पार्टी को कोई रोक भी नहीं सकता सिवाय कांग्रेस के। अब फिर से केजू सर की तरफ आते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। दिल्ली की राजनीति में 2013 में एक भूचाल आया। आम आदमी पार्टी ने खुद को मसीहा बताया और सीधे तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी। केजरीवाल जी की सरकार बनी कांग्रेस के साथ में मिलकर, लेकिन सिर्फ 49 दिन के बाद ही केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और दिल्ली ने पहली बार देखा कि कैसे एक नई पार्टी ने कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा के लिए मैदान साफ कर दिया। अगर केजरीवाल उस टाइम पे इस्तीफा नहीं देते तो शायद आज भी कांग्रेस का दिल्ली में कुछ अस्तित्व बचता, लेकिन केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का दिल्ली में पतन शुरू हो गया और तब से लेके अब तक दिल्ली में कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई है, बल्कि हर बार बीजेपी सातों की सातों सीटें जीतकर साफ निकल जाती है। मतलब ये है कि दिल्ली का जो सीएम है वो तो केजरीवाल जी बनेंगे और जो दिल्ली की लोकसभा सीटें हैं उन पर भाजपा अपना कब्जा जमाएगी। अगर सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी की कहीं टक्कर होगी तो कांग्रेस बीजेपी से आसानी से हार नहीं मानेगी। इसीलिए एक सेकंड पार्टी को लाया गया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके और कांग्रेस के वोट को काट करके आम आदमी पार्टी में शिफ्ट किया जाए, ताकि वोट बटे और यहाँ से हमारी जो राज्यसभा की सीटें हैं वो निकल जाएं। ये ही चाल थी और इसीलिए केजरीवाल जी को लेकर के आया गया था। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। साल 2022 में केजरीवाल ने पंजाब में कांग्रेस का किला गिरा दिया, लेकिन क्या आपको पता है इसमें असली जीत किसकी हुई? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को हराकर सरकार तो बना ली, लेकिन इसके पीछे का असली खेल क्या था आप समझे? कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और अब भाजपा ने यहाँ पर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। वो पंजाब जहाँ पर भाजपा को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, अब उस पंजाब में बीजेपी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रही है और कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म होता चला जा रहा है। ये थी कांग्रेस को खत्म करने की चाल। अब गुजरात में चलते। साल था 2022, जब भाजपा को लगा कि इस बार गुजरात उनके हाथ से निकल सकता है, तभी केजू भाई को, केजरीवाल जी को गुजरात में एंट्री करने के लिए बुला लिया गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के वोट बुरी तरह से आम आदमी ने काटे और भाजपा को बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने तोहफे में दे दी। आपको बता दूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 13% वोट हासिल किए थे, जो सबके सब कांग्रेस के वोट थे। और सुनिए केजरीवाल जी ने किन किन राज्यों में कांग्रेस के साथ में खेला किया था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी आती है, 40 सीटों पर चुनाव लड़ती है, इनको वोट पड़ता है 1.79%, इनको सीटें मिलती हैं 0। कांग्रेस वहां पर कमजोर हो गई इनकी वजह से और फायदा भाजपा को हुआ। दूसरा ये फिर जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में 142 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहां पर 0.4% वोट पड़ते हैं इनको और वहां भी भाजपा जीत जाती है। फिर जाते हैं ये मध्य प्रदेश, जहां पर 208 की 208 सीटों पर ये चुनाव लड़ जाते हैं, इनको वोट मिलते हैं 0.7%, सीटें इनको 0 मिलती हैं। नतीजा कांग्रेस को नुकसान होता है, भाजपा मजबूत हो जाती है। अब आते हैं गोवा। गोवा में भी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहती है, इसीलिए ये जाते हैं गोवा, जहां पर इनको 6.77% वोट पड़ते हैं। कांग्रेस को वहां पहले 17 सीटें मिली थी, अब इनकी वजह से वहां पर 11 सीटें रह जाती हैं और बीजेपी वहां पर भी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन असली खेल सुनिए सर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि केजरीवाल जी सीधे तौर पर उन राज्यों में गए हैं जहां पर भाजपा मजबूत होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार,
महाराष्ट्र या और भी ऐसे बहुत से राज्य हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कभी भी भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर देने के लिए गई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। अब सबसे बड़ा फैक्टर सुनिए सर, केजरीवाल जी की रिहाई का। साल था 2024, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को हरियाणा में थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ सरकार बनाने में, और तभी महीनों से जेल के अंदर बंद अरविंद केजरीवाल जी को रिहा कर दिया गया। ये वही केजरीवाल हैं जो पहले कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहते थे और इंडिया अलायंस के साथ भी थे। राहुल जी से बात भी कर रहे थे सीटों को लेकर के कि बिहार की हरियाणा में हम लोग एक साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जैसे ही जेल से बाहर निकले हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। सही बात तो यह है कि हर पार्टी कांग्रेस को ठगने में लगी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी अच्छी है या बुरी, वो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन जो फैक्ट थे मैंने बता दिए हैं। अब अगर केजरीवाल जी सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते तो क्या वो भाजपा सरकार से कभी लोकपाल की मांग नहीं करते? बिल्कुल करते। अगर वो सच में देश हित की बात करते तो जरूर वो भाजपा से भी लोकपाल बिल की मांग करते, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस से मांग की थी। दोस्तों, हमें राजनीति में असली बदलाव लाने की जरूरत है। इन झूठे नायकों से जरा थोड़ा सा सावधान रहिए। जिसे भी वोट करिए सोच समझकर करिएगा। और एक बात सुनिए, मेरे चैनल पर लगभग 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं बिना मोनेटाइजेशन के। आप ये बात समझिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच की वजह से इस यूट्यूब चैनल पर हूं, ना कि अपनी अर्निंग की वजह से या किसी और चीजों की वजह से। तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि प्लीज आप मुझे यहाँ पर सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा आवाज उठा सकूं, आपकी आवाज बन सकूं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपकी आवाज बन सकूं, आप लोगों के लिए आवाज उठा सकूं, और ऐसे ही मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहूं। वेल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।